हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। सो आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का। और इससे पहले इंट्रोडक्शनरी पार्ट आ चुका है चैनल पर, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे चैप्टर के लिए, ताकि हम समझ सकें हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाली हैं और ये चैप्टर है किस चीज़ के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके पॉइंट्स देखेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट जो पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ वो पॉइंट्स अभी हम फिलहाल के लिए देखते हैं। तो क्यूबन जो है फर्स्ट है, क्यूबा जो है वो एक कंट्री है, बिल्कुल छोटे सी कंट्री है, अमेरिका के पास में है। पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार वर्ल्ड मैप पे ये है कहाँ, ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि हम किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ द कंट्री क्यूबा। ये बिल्कुल अमेरिका के पास में है। अब आपको ये नहीं पता होगा, आप कहेंगे कि हमें अब क्या पता अमेरिका का है, अब क्यूबा का कैसे पता चलेगा। पहले हम अमेरिका देख लेते हैं। सो दिस इज़ अमेरिका। आप ये जो रेड कलर देख रहे हैं ये कंट्री है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखा तो आप जानते होंगे कि जो ये है ये फुल फॉर्म है यूएसए की। अब जो ये अमेरिका है इसके बिल्कुल पास में है क्यूबा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिसाइल क्राइसिस आया था, बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था। उसके बारे में हम पढ़ने वाले कि वो ऐसा क्या संकट था जो कोल्ड वॉर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में, कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी से। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसके ओवरव्यू से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो गाइज़, ये हमारा ओवरव्यू है, यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम एनसीईआरटी से ही अपना चैप्टर पूरा करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही जो है मेन चीज़ है हमारे लिए। इसी की हेल्प से अगर आप कर सकते हैं तो एग्ज़ाम में अपना 100% परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। सो ओवरव्यू स्टार्ट करते हुए मैं इसको थोरोली पढ़ूँगी ताकि हम थोड़ा जल्दी तरीके से अपना चैप्टर पूरा कर सकें। सो दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप टू द एंटायर बुक। अब इसमें कहा गया है कि जो ये चैप्टर है ये पूरी बुक का एक बैकड्रॉप प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि जो पूरी बुक है उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि बेसिक जो चीज़ होती है वो ये चैप्टर है। इसी चैप्टर से रिलेटेड आपकी आगे की बुक है या पूरी बुक है। The end of the Cold War is usually seen as the beginning of the contemporary era in world politics, which is subject matter of this book. तो जो कोल्ड वॉर की एंड थी उसको हम अपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कंटेम्प्रेरी एरा के बिगिनिंग के रूप में देखते हैं, और जो इस पूरे बुक का सब्जेक्ट मैटर है। इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएट दैट वी बिगिन द स्टोरी विद द डिस्कशन ऑफ द कोल्ड वॉर। और इसलिए ये सही ही है कि हम जो अपनी स्टोरी है उसको कोल्ड वॉर के डिस्कशन के साथ स्टार्ट करें। द चैप्टर शोज़ हाउ द डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर्स, the United States of America and the Soviet Union, was central to the Cold War। और ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कैसे दो सुपर पावर्स की डोमिनेंस, अब सुपर पावर्स कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, इनकी जो डोमिनेंस है वो कोल्ड वॉर के सेंट्रल था। सेंटर क्या होता है? सेंटर वो होता है जो मेन चीज़ होती है किसी चीज़ की। तो अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर है उसका सेंटर क्या था, इन दोनों सुपर पावर्स की डोमिनेंस, प्रभुसत्ता। It tracks the various arenas of the Cold War in different parts of the world। ये अलग अलग एरेनाज को ट्रैक करता है। एरेना क्या होता है? एरेना होता है एक तरीके से मतलब इसका मतलब होता है कि रणभूमि होता है, ठीक है, या अखाड़ा हम कह सकते हैं जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये सारी एरेनाज को भी ट्रैक करेगा ये चैप्टर जो है। हम हर जगह देखेंगे कहाँ क्या हो रहा था, जो कोल्ड वॉर से रिलेटेड होते हैं हर चीज़। द चैप्टर व्यूज द नॉन अलाइंड मूवमेंट दैट इज नाम एज अ चैलेंज टू द डोमिनेंस ऑफ द टू सुपर पावर्स एंड डिस्क्राइब्स द अटेम्प्ट्स बाय द नॉन अलाइंड कंट्रीज टू एस्टेब्लिश अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो जो चैप्टर है उसमें हम देखते हैं कि जो एक नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम का जो है, नाम कहते हैं इसे शॉर्ट में, तो वो एक चैलेंज के तरीके से होती है। मतलब जो सुपर पावर्स का डोमिनेंस होता है उसके चैलेंज के रूप में आती है, और ये डिस्क्राइब करता है नॉन अलाइंड मूवमेंट के कंट्रीज़ के अटेम्प्ट्स NIEO बनाने के लिए, जो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए उनको अचीव करने के लिए एक तरीका था।
It concludes with an assessment of India's role in NAM and asks how successful the policy of non-alignment has been in protecting India's interest. सो लास्ट में कंक्लूजन में हम पढ़ेंगे इंडिया के रोल के बारे में इनाम के अंदर, और साथ में हमें पता लगेगा कि जो इंडिया के इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये पॉलिसी सक्सेसफुल रही या नहीं रही। सो गाइज़, हमने ओवरव्यू तो कर लिया है, बट एज़ यू कैन सी यहाँ साइड में एक फ़ोटो है जो ब्लर्ड है। सो इसलिए मैं एक अलग से यहाँ फ़ोटो लगा रही हूँ। ये सेम फ़ोटो है जो साइड में ब्लर है, ताकि हम इसे समझ सकें, क्योंकि NCERT में कोई भी चीज़ स्किप करने के लायक नहीं है। I mean, हमें फ़ोटो, मैप वगैरह सब कुछ करना है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो फ़ोटो स्टार्ट करते हैं। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू द राइज ऑफ 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका एंड हो चुका था, और उसके साथ ही क्या हुआ था कि जो पावर के 2 मेजर सेंटर्स उभरे थे। अब ये मेजर सेंटर्स कौन से थे? एक यूएस था और एक USSR था। हम सभी को पता ही है ये। द 2 पिक्चर्स अबव सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ द US एंड द USSR इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये जो 2 पिक्चर्स हम देख रहे हैं, उनमें से दोनों में से एक US, दूसरे USSR की जो विक्ट्री है, जो जीत है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी, उसको दिखाता है। तो फर्स्ट पिक के बारे में बात करते हैं। अमेरिकन सोल्जर्स रेजिंग द US फ्लैग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ आइवो जिमा जापान ऑन 23 फरवरी 1945। तो जो ये अमेरिकी जो सैनिक हैं वो 23 फरवरी को 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए इस फोटो में दिखाए गए हैं। दूसरी फोटो है सोवियत सोल्जर्स रेजिंग द USSR फ्लैग ऑन राइस्टिंग बिल्डिंग इन बर्लिन जर्मनी इन 1945। तो अब ये जो दूसरी फ़ोटो है, इसमें USSR के जो सैनिक हैं वो 1945 में मई में राइस्टिंग बिल्डिंग में जो जर्मनी में है वहाँ पर अपना झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं। गाइस, आप भी देख सकते हैं जो ये दोनों फ़ोटो हैं ये 1945 की हैं, और 1945 आप लोगों को पता है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो इससे रिलेटेड है। अब हम समझ सकते हैं कि ये जो USA है और USSR है, दोनों कब उभरे थे। दोनों 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद दोनों वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उभर कर आए थे। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला टॉपिक है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। लेकिन यहाँ हम पहले ये टॉपिक नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधा जंप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। अब मैं इस टॉपिक पर आप लोगों को इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि अगर हम पहले ही क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमें समझना है। इसलिए चैप्टर को ईजी बनाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैं ये वाला टॉपिक चूज़ कर रही हूँ। पहले हम ये वाला पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर? द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ अ लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो जब ख़त्म हुआ था तो वो एक लैंडमार्क बनकर रह गया था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, आज के भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, पूरी की पूरी जितनी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स होते हैं उन पर। इन 1945 द अलाइड फोर्सेस लेड बाय US, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस defeated the Axis powers led by Germany, Italy and Japan, ending the Second World War 1939 to 1945। तो जो 1945 में क्या हुआ, जो अलाइड फोर्सेस थी जिनके लीडर थे US, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, उन्होंने एक्सिस पावर्स को हरा दिया जिनके लीडर थे जर्मनी, इटली एंड जापान, और उसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ये याद रखना ज़रूरी है। The war had involved almost all the major powers of the world and spread out to regions outside Europe, including Southeast Asia, China, Burma, now Myanmar, and parts of India's northeast। तो जो वॉर था उसमें वर्ल्ड के लगभग सारे के सारे बड़े पावर्स, जितनी भी कंट्रीज़ थी, सभी लगभग इन्वॉल्व थी, और ये यूरोप के रीजन से, यूरोप से भी बाहर तक फैला था। साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा जिसे हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट तक भी फैला था।
द वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। अब जो वॉर है उसने वर्ल्ड को तबाह कर दिया था, जो लोग हैं उनकी जान गई थी, बहुत सारों की सिविलियन प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था या उसको तबाही कर दिया था, दोनों चीज़ों को इसने। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 एंड 1918। अब जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था 1914 से लेकर 1918 के बीच, तो उसने पहले ही दुनिया को हिला कर रख रखा था, दुनिया को बहुत तबाह कर रखा था। अब दोबारा फिर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद में हुआ, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। जो वर्ल्ड वॉर था सेकेंड, उसके एंड को कोल्ड वॉर के बिगिनिंग के नाम से भी जाना जाता है। द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ने जब जापान की शहरों पर 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अगस्त में एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए थे, causing Japan to surrender, जिसकी वजह से जापान को सरेंडर भी करना पड़ा था। Critics of the US decision to drop the bombs have argued that the US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs। अब जो इसके क्रिटिक्स थे, मतलब जो इसके आलोचक थे जिन्होंने आलोचना की इस डिसीज़न की, उन्होंने कहा कि यूएस ने बहुत गलत किया है उन जापान पर बॉम्ब गिराकर, क्योंकि जापान वैसे भी सरेंडर करने ही वाला था, ऐसे में इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। They suggest that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow that the United States was the supreme। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो US था उसका मेन मोटिव था, जो मेन इरादा था वो ये था कि जो सोवियत यूनियन एशिया में पॉलिटिकल और मिलिट्री गेंस ले रहा था, जो फ़ायदे उठा रहा था, उस चीज़ को रोकना। एशिया क्या कहीं भी जहाँ भी फ़ायदे उठा रहा था उस चीज़ को वो रोकना चाहता था, और मॉस्को को ये दिखाना चाहता था कि जो यूएस है वही सुप्रीम है, वही सबसे बड़ी पावर है वर्ल्ड में। यूएस सपोर्टर्स हैव आर्ग्यूड that the dropping of the atomic bombs was necessary to end the war quickly and to stop the further loss of American and allied lives। तो उन्होंने जो अमेरिका के सपोर्टर थे, अब उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो ये बॉम्ब गिराए थे अमेरिका ने, ये बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि जो अमेरिका है वर्ल्ड को वॉर को बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि इससे पहले बहुत नुकसान हो चुका था और वो नहीं चाहता था कि और ज़्यादा लॉस हो अमेरिका का या अलाइड लाइव्स का। वट एवर द मोटिव्स, अब इरादा कोई भी हो, द consequences ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर was the rise of 2 new powers on the global stage। जो consequences निकले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वो ये थे कि ग्लोबल स्टेज पर 2 नई पावर्स उभर कर आई। ये 2 नई पावर्स यूएसए और यूएसएसआर ही थी। विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, द डिवास्टेशन ऑफ यूरोप एंड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जर्मनी और जापान की हार के साथ और यूरोप की और कई सारे अलग अलग पार्ट्स की तबाही के साथ यूनाइटेड स्टेट्स and the Soviet Union became the greatest powers in the world। US और USSR दोनों वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पावर्स बन गए थे, with the ability to influence events anywhere on earth। इस एबिलिटी के साथ कि वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी कोई भी घटना हो रही है ये उसको अफेक्ट कर सके। While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and the USSR as 2 superpowers rival to each other। तो जबकि जो कोल्ड वॉर है वो आउटकम था इस चीज़ का कि जो यूएस और यूएसएसआर है, तो सुपर पावर्स थी, वो एक दूसरे के दुश्मन बनकर उभर रहे थे। इट वॉज ऑल्सो रूटेड इन द अंडरस्टैंडिंग दैट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ एटम बॉम्ब्स इज़ टू कॉस्टली फॉर एनी कंट्री टू बेयर। लेकिन कोल्ड वॉर शुरू होने के पीछे ये भी समझ काम कर रही थी कि जो
एटम बॉम्ब्स के यूज़ करने से जो डिस्ट्रक्शन होगा वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, या कोई भी कंट्री उसे सहन नहीं सकती। द लॉजिक इज़ सिंपल येट पावरफुल। ये जो लॉजिक था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पावर थी, इसमें बहुत ज़्यादा असर दिखाया था। When two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely. जब दो राइवल पावर्स होती हैं और उनके पास अच्छे से न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, मतलब उनके ऊपर इनका कब्जा होता है, और जो एक दूसरे को असहनीय मौत या एक दूसरे को तबाह करने के कैपेबल होते हैं, तो एक फुल फ्लेज्ड वॉर होना बहुत मुश्किल होता है, मतलब लगभग नहीं होता। इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशंस, जबकि उकसावे के बावजूद भी नीदर साइड वुड वांट to risk war since no political gains would justify the destruction of their societies. तो उकसावे के बाद भी मतलब कोई भी जो साइड होती है, कोई भी कंट्री या कोई ब्लॉक कह सकते हैं, वो कोई भी तैयार नहीं होती है वॉर के लिए, कोई भी उसका रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल गेन उसकी सोसाइटी की डिस्ट्रक्शन की भरपाई नहीं कर पाएगा। इन द इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner. अब अगर कभी कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डिक्लेयर करना कि कौन से साइड जीती है और कौन सी नहीं। Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rivals, अगर उनमें से कोई एक भी दूसरे पर हमला करके सोचता है कि उसकी न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह कर दे, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. तो तब भी दूसरे के पास मतलब इतनी पावर रह जाती है कि वो अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन दे सके, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही दे सके उस देश को उल्टे जवाब में। दिस इज़ कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। इसे डिटरेंस का लॉजिक कहा जाता है। व्हाट इज़ लॉजिक ऑफ डिटरेंस? लेट्स सी। बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई एक कंट्री दूसरे पे हमला करती है तो जो दूसरी होती है वो वापस से उसका जवाब दे सकती है, उसके पास इतनी पावर होती है और वो उस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए कोई भी कंट्री इस ऐसे वॉर का खतरा नहीं उठाना चाहती। Thus, the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold and not hot or shooting war. तो इस तरह महाशक्तियों में या सुपर पावर्स में इतनी ज़्यादा दुश्मनी होने के बावजूद भी जो वॉर है वो कोल्ड ही रहा, हॉट या शूटिंग वॉर नहीं हुआ, मतलब रियल वॉर में नहीं बदला वो। The deterrence relationship prevents war but not the rivalry between powers. लेकिन जो ये deterrence होता है, ये जो पावर्स होते हैं सुपर पावर्स, उनके बीच वॉर को तो प्रिवेंट कर सकता है बट उनकी दुश्मनी को नहीं प्रिवेंट कर सकता। नॉट द मेन मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर में जो मेन सैनिक फीचर्स थे या विशेषताएँ थी उन पर ध्यान दें। The two superpowers and the countries in the rival blocks led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors. जो दो सुपर पावर्स थे वो या जो दो कंट्रीज़ थी, बाकी की कंट्रीज सारी उनके ब्लॉक्स में थी जिन्हें सुपर पावर्स लीड करते थे, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी कि वे तर्कसंगत या जिम्मेदारी भरा व्यवहार रखें। They were to be rational and responsible in the sense that they understood the risk in fighting wars that might involve the two superpowers. उनको रैशनल इस वे में बनना था कि वो समझें कि जो अगर वॉर होता है जो इन्वॉल्व करेगा सुपर पावर्स को, उसमें कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। When two superpowers and the blocks led by them are in a deterrence relationship, fighting wars will be massively destructive. अब जो दो सुपर पावर्स हैं या उनके जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें अगर डिटरेंस रिलेशनशिप है तो जो वॉर होगा ऐसे में वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा वो नुकसान करेगा।
रिस्पॉन्सिबिलिटी देयरफॉर मीन्ड बीइंग रिस्ट्रेन्ड एंड अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर। तो इसलिए यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि संयम बनाए रखना और किसी ने अगले वर्ल्ड वॉर के खतरों को अवॉइड करना। इन दिस सेंस द वर्ल्ड वॉर वे मैनेज्ड टू इंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। और इस सेंस में वर्ल्ड वॉर ने ह्यूमन सर्वाइवल या उस पर जो खतरा मंडरा रहा था उसको अवॉइड किया, उससे किसी तरह इसको बचाए रखा। ओके, तो अब हम पिक्चर्स देख लेते हैं जो हमारे बीच में आए हैं इसमें टॉपिक में। तो ये सारे पिक्चर्स यहाँ आए हैं, नेक्स्ट पेज पे भी हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं वो जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो जो ये पिक्चर्स हैं ये सारी ये कब की हैं, जब यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए थे। उस टाइम पे जो भी डिस्ट्रक्शन वहाँ हुआ था उसके ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं। तो यहाँ हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया था लिटिल बॉय और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया था फैटमैन। ये कोड नेम है दोनों बॉम्ब्स के। कहा जाता है कि ये जो दोनों बॉम्ब्स हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी थी ये दी गई है। इनको किलोटन यील्ड में मापा जाता है। तो जो लिटिल बॉय है उसकी कैपेसिटी है 15 किलोटन्स और फैटमैन की है 21 किलोटन्स। ये भी याद रखना ज़रूरी है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो कह रहे हैं कि अब इनके तो 15-21 तक किलोटन्स तक ही कैपेसिटी थी, लेकिन यूएसएसआर और यूएस जो है वो शुरू से ही लगभग 10 से 15 हज़ार किलोटन तक के बॉम्ब बना रहे थे। इसका मतलब है कि ये उनके मुकाबले बहुत छोटे थे और इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा विनाश करने वाले बॉम्ब्स भी सुपर पावर्स के पास में थे। सो नाउ लेट्स कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो हमें पता है कि क्यूबा जो है वो एक छोटी सी कंट्री है अमेरिका के पास में, बट इसके अंदर जो मिसाइल क्राइसिस हुआ था वो क्या था, इसको जानने के लिए एक बार हम यूएसएसआर का मैप भी देख लेते हैं। तो ये जो है ये यूएसएसआर का मैप है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर रशिया लिखा हुआ है क्योंकि आज के टाइम हम इसे रशिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो है रशिया, इसमें क्या हुआ मिसाइल क्राइसिस में, इस रशिया ने यूएसएसआर ने अपनी कुछ मिसाइलें थी जो क्यूबा में तैनात कर दी थी। जो क्यूबा है वो बिल्कुल अमेरिका के पास में है। अब ऐसा करने से अमेरिका को लगा कि यूएसएसआर उस पर हमले की तैयारी कर रहा है या वो सीधे उसके निशाने पे आ गया था, क्योंकि वो मिसाइलें इतनी पास में थी कि उन मिसाइलों के द्वारा वो अमेरिका को आराम से उड़ा सकते थे। तो इसलिए अमेरिका में और फिर यूएसएसआर में दोनों में थोड़ी हड़प सी हो गई थी, इस बात पर लड़ाई हो गई थी जिसको हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। अब क्राइसिस क्यों है, क्योंकि दुनिया को लगा कि अब हमला हो जाएगा या वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा, इसलिए इसे एक बहुत बड़ा संकट माना गया था। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। In 1961, the leaders of the USSR were worried that the US would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation off the coast of the United States. तो 1961 में अप्रैल में यूएसएसआर के लीडर्स को क्या डर हुआ कि जो यूएसए है वो क्यूबा पर अपना हक जमा लेगा, जो कि कम्युनिस्ट रूल्ड है कंट्री है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट है वो यूएसएसआर है और ये उसी से जुड़ी हुई थी। और उनको डर था कि कहीं यूएसए इसको कैपिटलिस्ट ना बना लें और इसके प्रेसिडेंट को फिदेल कैस्ट्रो को राजगद्दी से ना हटा दे और अपना वहाँ पर हक ना जमा लें। Cuba was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it. क्यूबा जो है वो सोवियत यूनियन से जुड़ा हुआ था या उसका दोस्त था, और जो डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक या राजनयिक या फाइनेंशियल एड कोई भी सहायता थी वो उसी से लेता था। निकिता क्रुश्चेव, द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। अब जो निकिता क्रुश्चेव हैं सोवियत यूनियन के उस टाइम पर लीडर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जो रशियन बेस है उसको उसमें कन्वर्ट किया जाए क्यूबा को, मतलब अपने मिसाइलें वगैरह वहाँ बना दी जाएँ, लगा दी जाएँ। इन 1962 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। तो 1962 में उन्होंने अपने न्यूक्लियर जो मिसाइल्स थी वो क्यूबा में रख दी। द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स फॉर द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर फायर फ्रॉम क्लोज रेंज। अब जो इन्होंने इंस्टॉलेशन की थी इन मिसाइल्स की क्यूबा के अंदर, उनकी वजह से अमेरिका पहली बार सीधा किसी देश के निशाने पर आ खड़ा हुआ था। And nearly double the number of bases or cities in the American mainland which could be threatened by the USSR। और उसने अपने जो उसके सिटीज़ थे या उसकी मेनलैंड थे अमेरिका के, उसको नियरली डबल कर लिया था, जो कि सीधा यूएसएसआर के खतरे में थे, यूएसएसआर जिन पर हमला कर सकता था।
3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, the Americans became aware of it. जब सोवियत यूनियन ने वहाँ पर अपने वेपन्स लगा दिए थे, उसके 3 हफ्तों बाद अमेरिका को इसके बारे में पता चला. The US President John F. Kennedy and his advisors were reluctant to do anything that might lead to full-scale nuclear war between the two countries. लेकिन जो प्रेसिडेंट थे यूएस के और उसके एडवाइज़र्स थे, वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे कि कोई न्यूक्लियर वॉर हो सके. बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट क्रूश्चेव टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा. लेकिन वो ये ज़रूर चाहते थे और ये करना चाहते थे कि जो क्रूश्चेव है वो क्यूबा से अपनी मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स को हटा ले. कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वारशिप्स to interrupt any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning the USSR of his seriousness. तो जो प्रेसिडेंट कैनेडी हैं उन्होंने अपने अमेरिकन जंगी पेड़ों को ऑर्डर दे दिया कि जो भी सोवियत के जो जहाज क्यूबा की साइड आ रही हैं, बढ़ रही हैं, उनको रोका जाए ताकि यूएसएसआर को वार्निंग दी जा सके. A clash seemed imminent in what came to be known as Cuba Missile Crisis. तो अब इतना होने के बाद लगने लगा था कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो ही जाएगी या ये बहुत बड़ा युद्ध हो सकता था. इसी को हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं. द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्लैश मेड द होल वर्ल्ड नर्वस, फॉर इट वुड हैव बीन नो ऑर्डिनरी वॉर. अब इसने क्या किया, जितना भी क्लैश उनके बीच में हो रहा था पूरे वर्ल्ड को नर्वस कर दिया, क्योंकि अगर इनके बीच में कोई वॉर हो जाता तो वो कोई छोटा मोटा या साधारण सा वॉर नहीं होता. Eventually, to world's great relief, both sides decided to avoid war. और कुछ ऐसा हुआ कि वर्ल्ड को एक बड़ा रिलीफ मिला क्योंकि दोनों साइड्स ने वॉर को अवॉइड करने का डिसीजन लिया. द सोवियत शिप्स स्लोड डाउन एंड टर्न बैक. तो जो सोवियत की शिप्स आ रही थी उसकी साइड भी उन्होंने अपनी रफ्तार कम की और वो वापस चले गए. द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वॉज अ हाई पॉइंट ऑफ वर्ट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर. तो जो अब कोल्ड वॉर की कई ऐसी जगह आई थी कोल्ड वॉर में जहाँ किसी किसी पॉइंट पे लगा था कि वॉर हो जाएगा रियल वाला, तो एक ऐसा ही हाई पॉइंट था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जहाँ पे एक चांस बढ़ गया था रियल वॉर होने का. The Cold War referred to the competition and tensions and a series of confrontations between the United States and Soviet Union. अब यहाँ कोल्ड वॉर की डेफिनेशन दी गई है कि जो कोल्ड वॉर है उसको माना जाता है एक कंपटीशन के रूप में या टेंशन या जो कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, मतलब उनके बीच में जो प्रसिद्ध बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी उसके रूप में. Fortunately, however, it never escalated into a hot war. लेकिन भाग्यवश ये कभी भी किसी भी वजह से एक hot war में नहीं बदला. That is a full-scale war between these two powers. और वो full-scale war होता इन दोनों powers के बीच में. There were wars in various regions with the two powers and their allies involved in warfare and in spotting regional allies. ये बहुत सारे वॉर्स हुए थे अलग अलग जगहों पर जिनमें दोनों सुपर पावर्स इन्वॉल्व भी थी या फिर उनके अलाइज इन्वॉल्व थे, किसी और को या वो अलाई को अपने फेवर कर रहे थे, स्पॉट कर रहे थे. बट एटलीस्ट द वर्ल्ड अवॉइडेड अनदर ग्लोबल वॉर. लेकिन फिर भी कम से कम वर्ल्ड ने दूसरे ग्लोबल वॉर को अवॉइड या उसके खतरे से वर्ल्ड बचा रहा. The Cold War was not simply a matter of power rivalries, of military alliances and of the balance of power. जो कोल्ड वॉर था वो सिंपल मतलब शक्ति या सैनिक कंपटीशन के बारे में नहीं था या बैलेंस के पावर के बैलेंस के बारे में नहीं था. These were accompanied by a real ideological conflict as well. बल्कि ये एक सीधा विचारों का जो संघर्ष होता है उसके साथ कनेक्टेड था. A difference over the best and most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world. इस बारे में जो अंतर था कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा जो इनकी जो कौन सी विचारधारा है वो बेस्ट थी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल लाइफ को अच्छे से संभालने के लिए. The Western Alliance, headed by the US, represented the ideology of liberal democracy and capitalism. तो जो ये वेस्टर्न अलायंस थी, पश्चिमी गठबंधन था जिसको यूएस ने लीड किया था, वो लिबरल डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी का था, मतलब पूर्ण लोकतंत्र का. कैपिटलिज्म का मतलब होता है हिंदी में पूंजीवाद का. वेल द ईस्टर्न अलायंस, जबकि जो पूर्वी गठबंधन था हेडेड बाय द सोवियत यूनियन जिसको सोवियत यूनियन लीड करता था, वॉज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. उसकी आइडियोलॉजी थी समाजवाद या साम्यवाद की. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज आइडियोलॉजीज इन क्लास 11th. आपने क्लास 11th में भी ऑलरेडी आइडियोलॉजीज़ पढ़ रखी हैं. बाकी इन आइडियोलॉजीज़ के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका क्या मतलब होता है, कैसे होता है, दोबारा हम इस क्लास में ही पढ़ेंगे.
So it was our first part of this chapter. I hope you all like the video, and if you have any doubt then feel free to ask. Thanks for watching.